कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान। 16 मार्च को इसका पेपर है और इसमें 1 अंक 2 अंक 3 अंक के वीडियो बन चुके हैं, उनको देखिए। चैप्टर वाइज वीडियो हैं, उनको सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ हम 4 अंक के प्रश्नों की बात करते हैं, तो चलिए समझते हैं इसमें 4 अंक के प्रश्न कौन कौन से हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला प्रश्न है, पौधों तथा प्राणियों के उचित उदाहरण देते हुए वर्ग की पदानुक्रम को समझाइए। तो सभी ज्ञात जीवों के वर्ग की अध्ययन जाति से लेकर जगत तक अवरोही क्रम में निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो सबसे छोटा होता है संवर्ग वो क्या होता है, जाति। फिर जब बहुत सारी जातियाँ मिलती हैं तब वंश बनता है, बहुत सारे वंश मिलते हैं तो कुल बनता है, कुल बहुत सारे मिलते हैं तो गण बनता है, गण जब बहुत सारे मिलते हैं तो वर्ग बनता है, और वर्ग बहुत सारे मिलते हैं तो संघ बनता है, और संघ मिल करके क्या बनाते हैं, जगत बनाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर वर्गीकरण को एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं जाति क्या है। तो यह वर्गीकरण की मूल तथा बहुत छोटी इकाई है। वर्गीकरण की इस इकाई में आपस में संकरण करने वाले जीवों के समूहों को रखा जाता है। जैसे सभी प्रकार के मानवों को होमोसेपियंस में रखा जाता है, जबकि वो बाह्य आकार में विविधता प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरा है वंश। तो कुछ एक समान गुणों को प्रदर्शित करने वाली जातियों को एक वंश में रखा जाता है। जैसे शेर, बाघ, चीता, ये एक वंश पैंथरा में रखा गया है। तो इस तरह से जब जातियाँ मिलती हैं तब इसको हम क्या बोलते हैं, वंश बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुल की। तो कुछ एक समान गुणों वाले वंशों को एक कुल में रखते हैं। जैसे सभी दालों का प्रतिनिधित्व करने वाले पादपों को कुल पैपिलियोनेसी में रखा जाता है। तो इस तरह से जब एक ही तरह के वंश मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है, कुल का निर्माण होता है। फिर है गण। एक या कई मिलते जुलते गुणों वाले कुलों को एक गण में रखा गया है। जैसे जंतुओं के फेलिडी तथा कैनेडी कुल को कार्निवोरा गण में रखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ग की। तो कुछ सर्वश्रेष्ठ गुणों वाले गणों को एक वर्ग में रखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं संघ की। तो कुछ सर्वनिष्ठ गुणों वाले वर्गों को एक संघ में रखा जाता है। जैसे नोटोकार्ड, नर्वकार्ड तथा गिल की उपस्थिति के कारण मत्स्य, एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी एवं स्तनी वर्ग को संघ कार्डेटा में रखा जाता है। फिर है 7वां, कई सर्वनिष्ठ गुणों वाले संघों को एक जगत में रखा जाता है, और यह वर्गीकरण की सर्वोच्च इकाई होती है। प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूहों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं प्रचलन अंगों के आधार पर प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूहों में बांटा गया है। एक है कसाभी, दूसरा है सार्कोडिना या अमीबीय प्रोटोजोआ, और तीसरा है स्पोरोजोआ तथा चौथा है पक्षमाभी प्रोटोजोआ। तो यहाँ पर ये प्रचलन अंगों के आधार पर हैं। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं कसाभी प्रोटोजोआ होता क्या है। इस प्रकार के प्रोटोजोआ में प्रचलन हेतु एक अथवा कई कसाभिकाएँ पाए जाते हैं। ये प्राय एक केंद्रीय लेकिन कभी कभी बहुकेंद्रीय होते हैं, उदाहरण जियार्डिया। इसके बाद दूसरा है अमीबीय प्रोटोजोवन। इस प्रकार के प्रोटोजोआ में प्रचलन अंग कूटपाद पाए जाते हैं। ये अपने कूटपादों की सहायता से सूक्ष्म जीवों का शिकार कर लेते हैं। अमीबी प्रोटोजोआ प्राय एक केंद्रीय होते हैं, उदाहरण हो गया अमीबा। फिर अगला भाग है स्पोरोजोआ। इस समूह के समस्त जीव अंतः परजीवी होते हैं तथा इनमें प्रचलन अंगों का अभाव होता है। इनमें परजीवी पोषण पाया जाता है। शरीर के चारों तरफ पेलिकल का आवरण पाया जाता है। इनका जीवन चक्र अलैंगिक लैंगिक 2 चक्रों में पूर्ण होता है, उदाहरण है प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस। तो ये अंतः परजीवी का मतलब है ये किसी जीव के अंदर रह कर के अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए इसमें जो होता है प्रचलन अंग का अभाव होता है।
इसके बाद है पक्षमाभी प्रोटोजोआ। तो जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारू हैं, क्योंकि इनके शरीर में हजारों की संख्या में पक्षमाभ सीलिया पाए जाते हैं। इसके शरीर में एक ग्रसिका होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पक्षमाभों की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन ग्रसिका की तरफ भेज दिया जाता है। उदाहरण इसका पैरामीशियम है। अगला प्रश्न है शैवाल तथा जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व पर टिप्पणी लिखिए। तो चलिए शैवाल का आर्थिक महत्व समझते हैं। तो सबसे पहले लाल शैवाल का आर्थिक महत्व समझते हैं। औद्योगिक रूप से अगर का उत्पादन लाल शैवालों द्वारा ही किया जाता है। इनका उपयोग लैक्सेटिव एवं इमल्सिफाइंग बनाने में किया जाता है। इससे प्राप्त अगर का उपयोग चॉकलेट उद्योग में किया जाता है। कुछ लाल शैवालों का उपयोग खाद्य के अलावा आइसक्रीम, चीज़ व सलाद के रूप में भी किया जाता है। इसके बाद करते हैं भूरे शैवाल का आर्थिक महत्व। तो यह जापानी लोगों का प्रमुख भोजन है। भूरे शैवाल से पोटेशियम लवण प्राप्त किया जाता है। इनमें विटामिन, आयोडीन, एसिटिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। इनका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों, आइसक्रीम तथा कपड़ा उद्योग में भी किया जाता है। फिर यहाँ है जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व। तो जिम्नोस्पर्म मृदा के कणों को पकड़ कर रखती है, अतः मृदा अपरदन को रोकती है, उससे बचाव करती है। बाग बगीचों में जिम्नोस्पर्म का उपयोग सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है। उदाहरण साइकस, थूजा, आरोकेरिया आदि। जिम्नोस्पर्म के तनों से एक प्रकार का स्टार्च प्राप्त किया जाता है, जिसकी सहायता से साबूदाना बनाया जाता है। इस प्रकार पाइनस के बीज का उपयोग सूखे मेवे चिलगोजे के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार जिम्नोस्पर्म के विभिन्न भागों जैसे इनकी लकड़ियों से पेंसिल, कलम, सिगारदान बनाए जाते हैं। सूखी पत्तियों एवं इसके डंठल से टोकरी, झाड़ आदि बनता है। जिम्नोस्पर्म की विभिन्न प्रजातियों से खाद्य तेल प्राप्त किया जाता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूरा शैवाल और लाल शैवाल में अंतर क्या है। तो ये फ्यूकोजैंथिन की उपस्थिति के कारण ये भूरे दिखाई देते हैं। इनका लाल रंग इनकी कोशिकाओं में पाए जाने वाले वर्णक फाइकोइरीथीन के कारण होता है। इनमें क्लोरोफिल ए, सी और कैरोटीन भी पाया जाता है। इनमें क्लोरोफिल ए, डी तथा फाइकोसाइनिन वर्णक भी पाए जाते हैं। इनमें प्रजनन में द्विकशाभिक बनते हैं। इनकी एक कशाभिका बड़ी और एक कशाभिका छोटी होती है। जनन अवस्था में अचल कोशिकाएं ही पाई जाती हैं। इनके भोज्य पदार्थों का संग्रहण मैनिटॉल एवं लैमिनेरिन के रूप में किया जाता है। इनमें संचित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। इसका उदाहरण है लैमिनेरिया, सारगासम। उदाहरण इसका पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया। इस तरह से ये है लाल शैवाल के उदाहरण। अगला है स्तनियों के प्रकारों का वर्णन करिए। तो स्तनियों को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटते हैं। प्रोटोथीरिया। इस वर्ग के स्तनियों में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। इनकी स्तन ग्रंथियों में चूसक नहीं होते। इनकी मादा अंडे देती है। इनमें बाह्य कर्ण नहीं होते। नर का वृषण उदर गुहा में स्थित होता है। इनमें गर्भाशय तथा योनि नहीं पाए जाते हैं। फिर दूसरे स्तनी होते हैं मेटाथीरिया। इस वर्ग में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। ये अपरिपक्व बच्चे देते हैं। बच्चे का शेष विकास मार्क्सपीलियल थैली में होता है। स्तनों में चूसक पाए जाते हैं। इनमें बाह्य कर्ण पाए जाते हैं। इनमें गर्भाशय तथा योनि पाए जाते हैं। उदाहरण मैक्रोपस डाइडेल्फिस। अब है यूथीरिया। ये सबसे विकसित स्तनी हैं। इनके प्रमुख लक्षण ये हैं। मादा परिपक्व शिशुओं को जन्म देती है। बच्चे का पूरा विकास गर्भाशय में ही होता है। स्तन ग्रंथियां विकसित चूसक युक्त होती हैं। गर्भाशय तथा योनि विकसित होते हैं। उदाहरण छछूंदर, खरगोश, मनुष्य आदि। फिर असीमाक्षी तथा ससीमाक्षी पुष्पक्रम में अंतर लिखिए। तो इस पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष की वृद्धि निश्चित होती है। इस पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष की वृद्धि अनिश्चित होती है। इनमें पुष्प अक्ष के पार्श्व भाग से निकलते हैं। इस पुष्पक्रम में
पुष्प हमेशा शीर्ष से निकलते हैं। पुष्प क्रम में पुष्प अग्रभिवर्धी क्रम में विकसित होते हैं। इस पुष्प क्रम में पुष्प तलाभिसारी क्रम में विकसित होते हैं। इस पुष्प क्रम में पुष्पों के विकास का क्रम किनारे से भीतर की ओर होता है। इस पुष्प क्रम में पुष्पों के विकास का क्रम केंद्र से परिधि की ओर होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित के नामांकित चित्र बनाइए। इसमें चने के बीज तथा मक्के के बीज का अनुदैर्ध्य काट का चित्र है। तो यहाँ पर इस तरह से कोई भी आप एक चित्र बना सकते हैं। वहाँ पर बता देना कि ये ग्रूव है, टेस्टा है, चालजा है, हाइलम है, रैफे है, माइक्रोपाइल है, रेडिकल है। तो एक चित्र आपको चने का बना देना है और उसमें ये नाम लिख देना है। फिर इसी तरह से ये मक्के का चित्र है, तो मक्के का चित्र ये आप इसको बना दीजिएगा। इसमें कुछ दो तीन चीज़ें लिख देना है। इंडोस्पर्म लिख देना है और यहाँ पर ये क्लोराइजा लिख देना है, रूट कैप लिख देना है, रेडिकल लिख देना है। जो भी इसमें से 2-3 चीज़ें हैं उनका नाम लिख देना है आपको। इस तरह से आपको रचना करनी है इसकी। इसको देख लो, इम्पोर्टेंट। अगला है पुष्प क्या है। एक प्रारूपी एंजियोस्पर्म पुष्प के भागों का वर्णन कीजिए। तो पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह या कली है जो तने या शाखाओं के शीर्ष अथवा पत्ती कक्ष में उत्पन्न होकर प्रजनन का कार्य करता है तथा फल एवं बीज को उत्पादित करता है। एक प्रारूपिक पुष्प के 4 भाग होते हैं। तो ये पहला है बाह्य दल पुंज। इसका मुख्य कार्य पुष्प की कलिका अवस्था में रक्षा करना है। बाह्य दल हरे होने के कारण पत्ती के समान भोजन का संश्लेषण करते हैं। दूसरा है दल पुंज। यह पुष्प का रंगीन एवं आकर्षक भाग है। यह कीटों को परपरागण के लिए आकर्षित करता है। फिर अगला भाग होता है पुमंग। पुष्पासन पर स्थित पुष्पी पत्र के तीसरे चक्र को जो नर जननांग का कार्य करते हैं पुमंग कहते हैं। इसके एकक को पुंकेसर कहा जाता है। प्रत्येक पुंकेसर में 3 भाग होते हैं। एक होता है पुतंतु, फिर होता है परागकोश, फिर क्या होता है योजी होता है। अब ये जो पुष्प का चौथा भाग होता है वो स्त्री केसर या जायांग होता है, गाइनोसियम होता है। पुष्पासन पर स्थित पुष्पी पत्रों के चक्र को जो मादा जननांग का कार्य करते हैं जायांग कहलाता है। यह कई एककों का बना होता है। इन एककों को अंडप कहते हैं। एक प्रारूपिक जायांग के 3 भाग होते हैं। यहाँ पर ये हो गया अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र होता है। तो इस तरह से अब ये चित्र भी बना हुआ है। तो यहाँ पर समझ लेना है कि ये जो बाहर के हरे हरे होते हैं ये इसके क्या होते हैं, बाह्य दलपुंज होते हैं, ये वाला हिस्सा। फिर ये वाले जो हिस्से हैं यहाँ पर ये जो पंखुड़ी जैसे होते हैं ये क्या होते हैं, दलपुंज होते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये जो लगा है ये इसका पुंकेसर हो गया और पुंकेसर में 3 भाग होते हैं। तो यहाँ पर ये परागकोश हो गया, ये वाला पुतंतु हो गया, जहाँ से ये जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, योजी कहते हैं। फिर इसका जो चौथा भाग होता है ये स्त्री केसर होता है। तो ये वाला भाग जो इसका केंद्र का भाग होता है पुष्प का, ये मादा जननांग का काम करता है। इसे क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं या स्त्री केसर कहते हैं। तो इसके ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहा जाता है, इसको वर्तिका कहा जाता है और निचले भाग में जो यहाँ पर क्या होता है, अंडाशय होता है। अगला प्रश्न है विभिन्न प्रकार के मेरी स्टेम की स्थिति तथा कार्य बताइए। तो स्थिति के अनुसार विभाज्योतक निम्न प्रकार के होते हैं। तो चाहे विभाज्योतक लिख दें या मेरी स्टेम लिख दें वही चीज़ है। तो इसमें सबसे पहला है शीर्षस्थ विभाज्योतक एपिकल मेरी स्टेम। यह जड़ तथा तने के शीर्ष पर पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाओं के विभाजन से तने एवं जड़े की लंबाई बढ़ती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शीर्षस्थ विभाज्योतक। और इसके नाम से ही है कि जड़ और तने के कहाँ पर पाए जाएंगे, शीर्ष से, और इनके विभाजन से, कोशिका विभाजन से लंबाई में वृद्धि होती है। इसके बाद दूसरा है ये अंतर्विष्ट विभाज्योतक। तो यह उतक पत्ती के आधार के पास अथवा पर्व के आधार के पास स्थित रहता है। अंतर्विष्ट विभाज्योतक सामान्यतः घासों में पर्व के आधार के पास, पुदीने की पर्व संधि के नीचे इत्यादि स्थानों पर पाए जाते हैं। ये उतक अस्थायी होते हैं लेकिन बाद में स्थायी में परिवर्तित हो जाते हैं। इस उतक के कारण पौधा लंबाई में बढ़ता है। इसके बाद होता है पार्श्व विभाज्योतक। तो यह विभाज्योतक उतक तनों एवं जड़ों के पार्श्व में स्थित होता है। पार्श्व का मतलब किनारे पर स्थित होता है। यह उतक स्थायी उतकों को पुनः विभेदन के कारण बनते हैं। इनके विभाजन से द्वितीयक वृद्धि होती है जिससे जड़ व तने में की मोटाई में वृद्धि होती है। अब इस चित्र में समझ सकते हैं
ये इसका अग्रस्त हिस्सा है मान लीजिए तने का, तो यहाँ पर शीर्षस्थ विभाज्योतक पाए जाएंगे। फिर जब शीर्षस्थ विभाज्योतक के नीचे ही जो है ये अंतर्विष्ठ विभाज्योतक पाए जाते हैं। तो शीर्षस्थ विभाज्योतक भी इसकी लंबाई को बढ़ाता है और ये वाले भी कहाँ पर बढ़ाते हैं, जो अंतर्विष्ठ होते हैं वो भी लंबाई को बढ़ाते हैं। फिर इसके अगल बगल में जो ये किनारे किनारे पर स्थित होते हैं पार्श्व में, पार्श्व माने बगल में जो स्थित होते हैं उनको पार्श्व विभाज्योतक कहते हैं। इनसे इसके जड़ों और इनके मोटाई बढ़ती है। द्वितीयक वृद्धि का मतलब होता है मोटाई का बढ़ना। तो इस तरह से यहाँ पर दो चीज़ें जो हैं माने शीर्षस्थ वाला और अंतर्विष्ठ वाला इसकी लंबाई में वृद्धि करता है, जबकि पार्श्व विभाज्योतक इसकी मोटाई में वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठाधारी पत्ती की भीतरी रचना का वर्णन चिन्हित चित्रों की सहायता से कीजिए। तो चलिए पृष्ठाधारी पत्ती समझते हैं। तो वे पत्तियां जिनकी ऊपरी तथा निचली सतह में संरचनात्मक भिन्नता पाई जाती है पृष्ठाधारी पत्तियां कहलाती हैं। ये सामान्यतः द्विबीजपत्री वाले पौधों में पाई जाती हैं। अब इसकी संरचना हम देख लेते हैं। तो इसमें जो है ऊपरी बाह्य त्वचा जो होती है अपर एपिडर्मिस, वे एक कोशिका स्तर मोटी पैरेन्काइमेटिस कोशिकाओं से बनी होती है जिसमें क्लोरोप्लास्ट तथा स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं, लेकिन उनकी बाहरी सतह पर क्यूटिकल का एक आवरण पाया जाता है। इनकी कोशिकाएं ढोलक के समान एक दूसरे से सटी होती हैं। तो सबसे जो बाहरी भाग होता है कोशिका का, बाहरी भाग जो होता है पत्ती का सबसे बाहरी भाग, उसको हम क्या बोलते हैं, ऊपरी बाह्य त्वचा कहते हैं। उसमें क्यूटिकल मतलब चिकना आवरण पाया जाता है और इसमें पैरेन्काइमेटिस कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्लोरोप्लास्ट और स्टोमेटा नहीं पाए जाते। तो इस तरह से यहाँ पर ये निचली सतह जो होती है ऊपरी बाह्य त्वचा के नीचे ही पाई जाती है। इसमें जो है स्टोमेटा नहीं पाया जाता है और इसमें स्टोमेटा पाया जाता है। इसके बाद जो तीसरा स्तर होता है इसके पत्तियों का वो है पर्णमध्योतक। तो ये ऊपरी तथा निचली त्वचा के बीच के ऊतक को पर्णमध्योतक कहते हैं। इनमें बाह्य त्वचा से लगे अंतरकोशीय अवकाशहीन हरित लवक युक्त ऊतक पाए जाते हैं, मतलब इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इन्हें खंभ मृदूतक कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। इन ऊतकों के नीचे के ऊतक की कोशिकाएं अंडाकार अंतराकोशीय अवकाश तथा हरित लवक युक्त होती हैं। इन्हें स्पंजी पैरेन्काइमा कहा जाता है। तो पर्णमध्योतक आपको समझ में आ गया होगा कि जो निचली सतह होती है और जो ऊपरी सतह होती है उनके बीच में पाई जाने वाली जो ऊतकों की सतह होती है उसको पर्णमध्योतक कहते हैं। और इसमें हरित लवक भी पाया जाता है और इसमें जो है रिक्तिका भी पाई जाती हैं। इन्हें खंभ मृदूतक कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण में भाग भी लेते हैं और इन्हें स्पंजी पैरेन्काइमा भी कहा जाता है। इनकी कोशिकाएं अंडाकार होती हैं। फिर है संवहन पुल। पत्तियों में संवहन पुल स्पंजी मृदूतक में बिखरे होते हैं। जिन पत्तियों में मध्य सिरा पाया जाता है उनकी मध्य सिरा का संवहन पुल सबसे बड़ा होता है। इनके संवहन पुल कोलेटरल या बंद प्रकार के होते हैं तथा इनके चारों तरफ मृदुकी कोशिकाओं का एक आवरण पाया जाता है जिसे बंडल छाद कहते हैं। इनका जाइलम ट्रैकिट्स वेसल्स काष्ठ तंतु तथा जाइलम पैरेन्काइमा का बना होता है तथा ये जल एवं खनिजों लवणों का संवहन करता है। तो इस तरह से ये संवहन पुल जो होता है ये स्पंजी कोशिकाओं में पाया जाने वाली नलिकाएं हैं, जाइलम और फ्लोएम होती हैं। इस तरह से यहाँ पर संरचना है। तो इस संरचना को देख सकते हैं। तो ये जो ये वाला भाग है ये और ये वाला, तो ये जो पत्ती का है ये निचली बाह्य सतह होती है पत्ती की, और ये वाली जो होती है ऊपरी बाह्य सतह होती है पत्ती की। अब इन दोनों बाह्य सतह के बीच में क्या पाई जाती हैं, मध्योतक पाए जाते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पंजी पैरेन्काइमा बोलते हैं। स्पंजी मृदूतक पाए जाते हैं और इन्हीं के बीच बीच में ये बंडल ऑफ सीट कहलाती है, ये घेरा कहलाता है जिसमें क्या पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो ये संवहन पुल होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक जो पत्ती होती है पृष्ठधारी पत्ती, उसके चार भाग हो गए। एक हो गया ये वाला भाग जिसको हम बोलेंगे निचली बाह्य सतह, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, ऊपरी बाह्य सतह, और इन दोनों के बीच में जो पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मध्योतक बोलते हैं, पर्णमध्योतक, या कह सकते हैं पहली साइड पैरेन्काइमा। और इसी के अंदर क्या पाई जाती हैं, स्पंजी पैरेन्काइमा पाई जाती हैं।
और स्पंजी पैरेन्काइमा के बीच में बंडल ऑफ सीट पाया जाता है और बंडल ऑफ सीट के भीतर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं जो संवहन पुल का काम करते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्लाज्मा और सीरम में अंतर लिखिए। प्लाज्मा रक्त के अंदर दानेदार या तरल भाग को कहते हैं। रक्त के थक्का जमने के बाद बचे हुए द्रव को सीरम कहते हैं। प्लाज्मा शब्द का उपयोग शरीर में पाए जाने वाले अन्य देह प्रद्रव्यों के तरल भाग के लिए भी होता है जैसे लिम्फ। सीरम शब्द का उपयोग कभी कभी ऐसे द्रव के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें किसी विशेष रोग के प्रतिरक्षी हों। प्लाज्मा का मतलब रक्त प्लाज्मा भी होता है जिसमें फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन होता है। सीरम शब्द का प्रयोग ऐसे रक्त प्लाज्मा के लिए होता है जिसमें फाइब्रोनोजन का अभाव होता है। फिर है रेखांकित चित्र की सहायता से केंद्रक की संरचना एवं कार्य का वर्णन करिए। तो चलिए केंद्रक समझते हैं ये होता क्या है। लगभग सभी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य से घिरी गोल वृत्ताकार या अंडाकार एक संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इसके द्वारा कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है, अतः इसे कोशिका नियंत्रण कक्ष या कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसमें कोशिका विभाजन के सामान्य गुणसूत्रों का उदय होता है। तो चलिए यहाँ पर इसके संरचना को समझते हैं। तो ये चित्र बना हुआ है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो बना है ये केंद्रक है और ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ऐसे ये मान लीजिए कोशिका है तो कोशिका के भीतर ये कोशिका द्रव्य होता है, उसके बीच में जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। अब केंद्रक में देख लीजिए तो यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ये न्यूक्लियर पोर होता है, थोड़ा सा छिद्र होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर जो द्रव भरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है। तो चलिए इसकी संरचना को यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए क्या क्या है। इसके चारों तरफ दोहरी इकाई झिल्ली की बनी केंद्र की झिल्ली पाई जाती है। तो देख लीजिए दो परत की इसमें क्या पाई जा रही, झिल्ली, जिसको हम क्या कहते हैं, केंद्रीय झिल्ली। तो इसको हम इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन माने आंतरिक झिल्ली और बाह्य झिल्ली में बांट सकते हैं। अब इसमें जगह जगह पर छिद्र भी पाए जाते हैं। केंद्र की झिल्ली के बाहर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। राइबोसोम थोड़ा दानेदार प्रोटीन होते हैं जो यहाँ पर होते हैं। इनके अंदर केंद्रक द्रव्य जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, इसके अंदर केंद्रक द्रव्य भी पाया जाता है जिसमें क्रोमेटिन न्यूक्लियोप्रोटीन का जाल पाया जाता है। तो इसके भीतर क्रोमेटिन होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, ये जाल के रूप में होते हैं। कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर के गुणसूत्र बना देते हैं। क्रोमेटिन जाल कहीं कहीं पर गाढ़ा होकर हेटेरोक्रोमेटिन बनाता है। इससे कम गाढ़े भाग को यूक्रोमेटिन कहते हैं। केंद्रक में एक से अधिक नग्न संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें केंद्रिका कहते हैं। इन्हीं में आरएनए का संश्लेषण होता है। अब इसके कार्य को समझते हैं। फिर चलिए अगला देखते हैं केंद्रक के कार्य क्या होते हैं। तो यह कोशिका में पाई जाने वाली समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह सभी कोशिकीय आरएनए का उत्पादन भी करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य भी करता है। यह कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण कार्य करता है और कोशिका वृद्धि को नियंत्रित करता है। आनुवांशिक गुणों का वहन करने वाली इकाई इसी में पाई जाती है। तो इस तरह से ये केंद्रक के कार्य हैं। अब अगला प्रश्न है गुणसूत्र बिंदु क्या है। गुणसूत्र बिंदु के स्थिति के आधार पर गुणसूत्र का वर्गीकरण किस रूप में होता है। तो गुणसूत्र बिंदु, प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है, इसे ही गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। प्राथमिक संकीर्णन का मतलब ये है कि जैसे गुणसूत्र है तो यहाँ पर ये सिकुड़ गया है, तो इस संकीर्णन को ही क्या कहा जाता है, गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहा जाता है। यह बिंदु गुणसूत्र के दो अर्धभागों को जोड़ता है। जैसे एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, तो इस तरह से जोड़ता है। अब इस आधार पर ये 3-4 तरह के होते हैं। एक होता है टीलोसेंट्रिक। इस प्रकार के गुणसूत्र में सेंट्रोमियर एक किनारे पर स्थित होता है। चलिए इनके चित्र भी देखते जाएंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए फिर से, इस प्रकार के गुणसूत्र में सेंट्रोमियर एक किनारे पर स्थित होता है। तो ये जो है ये सेंट्रोमियर है, ये बिल्कुल लास्ट में स्थित है, ये किनारे पर स्थित होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेलोसेंट्रिक बोलेंगे। इसके बाद एक्रोसेंट्रिक,
तो इस प्रकार के गुणसूत्र में एक क्रोमेटिड बहुत छोटा तथा एक बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा क्रोमेटिड कहला गया, ये वाला जो ऊपर लगा है ये भी क्रोमेटिड कहला गया। तो एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, और ये जो बीच का हिस्सा है ये वाला, ये इसका क्या कहलाता है, गुणसूत्र बिंदु कहलाता है, यह सेंट्रोमियर कहलाता है। फिर ये सब मेटासेंट्रिक। तो इस प्रकार के गुणसूत्र में दोनों क्रोमेटिड बराबर नहीं हो सकते हैं, इनका कुछ एक भाग बड़ा होता है। ये क्रोमोसोम एल और जे प्रकार के होते हैं। तो चलिए सब मेटा इसमें देख लेते हैं। ये जो हमारा क्रोमेटिड है और ये भी जो क्रोमेटिड है, इनका आकार बराबर नहीं होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। दोनों क्रोमेटिड अलग अलग आकार के होते हैं। फिर है मेटासेंट्रिक। तो इस प्रकार के गुणसूत्र में दोनों क्रोमेटिड की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। जैसे ये वाला देख रहे हैं, ये भी क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड है, और सेंट्रोमियर ये है, ये संकीर्ण भाग है, सेंट्रोमियर है। तो यहाँ ये दोनों बराबर भाग इस सेंट्रोमियर से जुड़े हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो चलिए इनको समझते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, ये प्राथमिक प्रकार की कोशिकाएं हैं। इनका आकार 4 माइक्रोमीटर से कम होता है। इनका आकार 5 माइक्रोमीटर से अधिक होता है। इनके केंद्रक के चारों तरफ केंद्र की झिल्ली नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक में इनमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्र की झिल्ली पाई जाती है। यह केवल केंद्र की अम्लों की श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। इनमें विकसित यह केंद्र की अम्लों एवं प्रोटीनों की व्यवस्थित रचना के रूप में पाया जाता है। इनमें विकसित कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर, गाल्जी काय, लाइसोसोम इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। इनमें विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। इनमें अपेक्षाकृत छोटे और 70S के प्रकार के होते हैं। ये बड़े और 80S प्रकार के होते हैं। इनकी कशाभिका में 9+2 नलिका व्यवस्था नहीं पाई जाती है। इनमें 9+2 नलिका व्यवस्था पाई जाती है। इनमें कोशिका द्रवीय गति नहीं पाई जाती है। इसमें कोशिका द्रवीय गति पाई जाती है। पॉलीसेकेराइड एवं प्रोटीन की बनी होती है इनकी झिल्ली। यह अगर होती है तो मुख्य सेलुलोज की बनी होती है। इनमें श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। इनमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। इनमें प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइड में होता है। इनमें प्रकाश संश्लेषण विकसित क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो इतने सारे अंतर हैं, इनमें से कोई 4 अंतर आप लिख सकते हैं जो भी आपसे तैयार हो जाए। तो इस तरह से 4 अंक का एक भाग ये ख़त्म होता है। 4 अंक के प्रश्नों का दूसरा भाग अभी जल्दी ही बनेगा, उसको भी आप देखिएगा। उन दोनों को मिला करके पूरी बुक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।